कह रहा ठंड लग गई स्मार्ट बोर्ड को। तो आज का गोल है हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जरा शुरुआत यहां से होती है। आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला सवाल दिखेगा। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला सवाल दिखेगा और उसमें आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके पूछा जाता है कि बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ओपन चेन अल्केन के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आप याद रख सकते हो पहले से ही। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो बना के देख लेंगे, कैसे बनाना है सिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अगर अल्केन में एक कार्बन है मतलब CH4 है तो इसके आइसोमर एक बोलेंगे हम, सिर्फ एक ही इसका स्ट्रक्चर बोलेंगे अपन CH4, है ना। अगर मैं CH3 लिखता हूं तो इसका भी हम एक बोलेंगे। अगर मैं CH3 लिखता हूं तो इसका भी मैं एक बोलूंगा। मतलब आपको इस तरीके से नंबर ऑफ आइसोमर याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, कार्बन के अकॉर्डिंग लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है। कार्बन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर एक कार्बन होगा अरे ठंड लग गई इसको भाई आज। हाँ देखो, अगर एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, पांच कार्बन हो, 6 हो, 7 हो, 8, 9 और 10। ठीक है, अगर इतने कार्बन हुए तो नंबर ऑफ आइसोमर 1 1 1 2 3 5 9 18 35 और 75 75 ये आइसोमर होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो पहले से। C1 का मतलब क्या है CH4, देखो C1 का मतलब क्या है CH4, C2 का मतलब C2H6, C3H8। ये अल्केन है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है बेटे। और अगर मैं यहां पर H लगाते जाऊं तो C4, 4 का डबल 8 और 2 ऐड कर दो 10, 5 का डबल 10 और 2 ऐड कर दो 12, ऐसा 6 का डबल 12 2 ऐड कर दो, 7 का डबल 14 2 ऐड कर दो, 8 का 9 का 10 का, इस तरीके से। तो आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आइसोमर्स आप पहले से याद रख सकते हो तो आपका जल्दी हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन आएगा, बना देना। अब आप बोलोगे सर हमें बनाना बताओ, कैसे बनाते हैं। तो मैं क्वेश्चन बताता हूं किस तरीके से आप बना सकते हो कि हमें स्ट्रक्चर पता चल जाए कितने स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप फटाफट से, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल साइड मिलेगी आप, फटाफट से लिखो। 30 सेकंड का समय दे देते हैं आपको, जल्दी से। अच्छा लिख लिया, वाह यार बहुत जल्दी लिख लिया। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको नंबर ऑफ आइसोमर बनाने हैं, अल्केन के तो तुमने याद कर लिए, अल्केन के भी बना सकते हो, लेकिन अल्केन के तुमने याद कर लिए, इसके अलावा कुछ आएगा तो आप बना लेना। कैसे बनाना है उसका तरीका बता रहा हूं, उससे आप अल्केन के भी बना सकते हो। ठीक है, आइए जरा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है तो मैं C4H8 के। तो क्या करो, सबसे पहला काम DU निकाला करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है DU का क्या होता था, C+1 माइनस H+X-N/2। C कितने हैं 4, H कितने हैं 8, हेलोजन एक भी नहीं है, नाइट्रोजन एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2।
तो 5 माइनस 4 कितना हो गया? 1। हम ये डी क्यों निकाल रहे हैं? हम डी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें डी से पता चल जाएगा कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितने हैं, रिंग कितनी है ना। जैसे du1 आया तो du1 का क्या मतलब है बताओ, बोलो 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 बोलो। du1 का क्या मतलब है? du1 का ये मतलब है कि या तो इसमें एक पाई होगा या एक रिंग होगी, दोनों एक साथ नहीं, या तो एक पाई या फिर एक रिंग होगी, इतना तो कंफर्म है। तो C4H8 में पहले तुम 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लो। अब सोचो पाई कहां लगा सकते हो? एक ही लगाना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जानवी, बहुत बढ़िया बेटा, प्रियांशु, अपूर्व, निशा, रितिका, इधर देखो। एक पाई लगाना है तो तुम यहां लगा सकते हो, और क्या कर सकते हो, 4 की चेन ले लो और एक पाई को यहां लगा सकते हो, यही कर सकते हो ना। तो 4 की चेन में एक पाई यहां और एक पाई यहां। अब क्या कर सकते हो, 3 की चेन लेकर एक ब्रांच ले लो। अब तुम्हें एक पाई लगाना है, कहां लगा सकते हो? कहीं भी लगा लो, बात बराबर है। इसके अलावा आप पाई वाले नहीं बनेंगे, सही है। अब आ जाओ बेटा रिंग में। कैसे? ऐसे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की रिंग क्या हो सकती है? ऐसी, साइक्लोब्यूटेन। और क्या हो सकती है? 3 की रिंग बना दो और एक ब्रांच लेना है, कहीं भी ले लो, सिंपल, सही है। तो इस तरीके से आप बनाना सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे अपन। तो मैंने क्या किया, डी निकाला, du1 आई, मुझे पता चल गया कि या तो इसमें पाई होगा, अल्कीन्स होंगी, या साइक्लो अल्केन होगा, या तो रिंग होगी, है ना। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना तो ये बिल्कुल बेसिक है इसका, कि यहां से शुरू करना है। दिमाग में क्या आना चाहिए? बिल्कुल बेसिक से सोचो, दिमाग में क्या आना चाहिए? डी सबसे पहले। डी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि बनाना क्या है ना। डी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि बनाना क्या है, ठीक है। तो 4 की चेन लेकर एक पाई बना सकते हो। अब पाई कहां लगा सकते हो? इधर या इधर। 3 की चेन एक ब्रांच, इन तीनों जगह में से कहीं भी लगा दो। एक रिंग बना सकते हो 4 की, एक 3 की रिंग लेकर एक ब्रांच, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो। फटाफट से इसको नोट कर लो, जल्दी से, 30 सेकंड का समय है, लिख लो। तो नंबर में क्या लिखोगे, कितने होंगे ये? 1 2 3 4 5। तो आंसर में लिखोगे क्या? 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे इसके। क्लियर है एकदम? डन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। रिवीजन चल रहा है आप लोगों का झमाझम। बेटा रिवाइज करते रहो जिंदगी में, है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। बार बार चीजों को रिवाइज करोगे अच्छा लगेगा। हो गया? चलो भाई। अगला देखना जरा, सीख लो सीख लो सीख लो, अच्छे सीख लो, मैं भी करके दिखा रहा हूं, है ना। मुझे इसका डी निकालना है, सबसे पहले दिमाग में डी आना चाहिए। क्या आएगा? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, 6 माइनस 5, डी क्या आ गया? 1। क्या पता चला इससे? क्या पता चला इससे? या तो इसमें एक पाई होगा या बेटा इसमें एक रिंग होगी, समझना बात को, है ना। या तो एक पाई या फिर एक रिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 5 कार्बन है तो मैं 5 की स्ट्रेट चेन बना दूंगा, है ना। अब मुझे एक पाई लगाना है, कहां लगेगा? इधर लगा दो, या 5 की चेन लेकर पाई इधर लगा दो। अब तुम इस पाई को यहां नहीं लगा सकते, रिपीट हो जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हो? 4 की चेन एक ब्रांच ले लो,
4 की चेन में एक ब्रांच ले लो। अब तुम पाई कहां लगा सकते हो? इन दोनों में से कहीं भी, यहां लगा दो। और कहां लगा सकते हो? इस जगह। और कहां लगा सकते हो? इस जगह। 3 की चेन सोचो, 2 ब्रांच सोचो, लेकिन इसमें तुम पाई नहीं लगा सकते। क्यों? इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये तो OMG हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो 3 की चेन में 2 ब्रांच नहीं हो सकती, 3 की चेन में 2 ब्रांच नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो पाई वाले। अब रिंग वाले देखना, 5 की रिंग, 5 की रिंग और 4 की रिंग लेकर एक ब्रांच, और 3 की रिंग लेकर 2 कार्बन की एक ब्रांच, और 3 की रिंग लेकर 2 मिथाइल बना लो, मतलब 2 ब्रांच बना लो, और वो एक ही कार्बन पे चिपका दो, और अलग अलग कार्बन पे चिपका दो। देखो क्या यही बनेगा? बेटा इसकी कोई ऐसी ऐसा ट्रिक नहीं है कि आपको मैं ट्रिक बता दूं, होती तो मैं जरूर बताता, बना के ही देखना पड़ेगा आपको। अल्केन आप याद कर लो, अल्केन आप याद कर लो, उसके अलावा बाकी सारे आपको बना के ही देखने पड़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी आ गया तो। ठीक है, क्लियर है एकदम? 10 आ रहा है आंसर। समझे कुछ कहानी कैसे करना है? DU1 कर लो, फिर आप चेन वाले सोचो, रिंग वाले सोचो, है ना। अगर DU0 आती तो रिंग नहीं होता, चेन ही चेन होती, है ना। तो DU के हिसाब से तुम्हें सोचना है, और यूजुअली सवाल जो मिलेगा आपको DU0 DU1 इस टाइप का ही मिलेगा ज्यादातर, है ना। चलें आगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। जल्दी फटाफट से बता दो। डन। डन डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल देखो, C4H8O टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, DU निकालना जरा बेटा। C+1 माइनस H+X माइनस N/2, 5 माइनस 5 0। बहुत बढ़िया काम हो गया ये तो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ना तो इसमें कोई पाई है ना रिंग है, तो सर क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दो, है ना। ना तो इसमें कोई पाई है ना ही कोई रिंग है, कितना अच्छा हो गया। तो अब देखना जरा, 4 कार्बन की चेन बना दूं और मुझे ऑक्सीजन लगाना है, तो बताओ ऑक्सीजन कैसे लगेगा? OH के फॉर्म में। क्यों? पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, पाई बॉन्ड थोड़ी है इसमें, DU0 आ रही है। तो मैं OH कहां लगा सकता हूं? इधर। और मैं कहां लगा सकता हूं? इधर। देखो 2 बन गए। और क्या कर सकता हूं मैं? 3 की चेन, एक ब्रांच, OH कहां लगा सकता हूं? इन तीनों में कहीं भी एक जगह। और कहां लगा सकता हूं? इस जगह। देखो सही है। और क्या कर सकते हो? क्या मैं एल्कोहल के अलावा ईथर बना सकता हूं? क्यों? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन में ईथर भी हो सकता है। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक ऑक्सीजन और एक राइट साइड। इस ऑक्सीजन को उठा के बीच में लगा दूं तो 2 कार्बन लेफ्ट साइड, 2 कार्बन राइट साइड, और मैं इस 3 वाले स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट कर सकता हूं इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, तो अल्कोहल भी होंगे इसमें, ईथर भी होंगे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बेटा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी पेपर हुआ करते थे जिंदगी में पहले, सब जगह आया है। किसी में पूछा है टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, किसी में पूछा है अल्कोहल बताओ कितने बनेंगे इसके, तो इसके 4 अल्कोहल बनेंगे और 3 कितने क्या बनेंगे? ईथर। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे इसके? 7।
तो टोटल आइसोमर 7, एल्कोहल 4, ईथर 3। ठीक है, एल्कोहल 4, ईथर 3। तो आपको डीयू निकालना है, डीयू से पता लग जाएगा क्या बनाना है। और अगर आपकी डीयू 0 आती है तो सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, डीयू 1 आती है तो एक पाई और एक रिंग होगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लो। 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, लिख लो जल्दी से। डीटी का कहना है सर एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना पाओगे। बेटा अगर तुम एल्डिहाइड कीटोन बनाते तो उसमें तो पाई बॉन्ड आ जाता, और पाई बॉन्ड आ जाता तो डीयू तुम्हारी 1 हो जाती, जबकि डीयू तो 0 है। ठीक है, डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल देखो जरा, क्या लिखा है इसमें। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चरल आइसोमर, किसके, C7H8O के। तो पहले तुम डीयू निकालना जरा, क्या आ रही है, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, 8 माइनस 4, सॉरी हाँ 8 माइनस 4, 4 ही आएगा ना, हाँ सही सही, 8 माइनस 4। ठीक है, डीयू क्या आ जाएगी 4। अच्छा डीयू 4 आने का मतलब क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। बेंजीनॉइड बोल रहे हैं, बेंजीनॉइड का तो बेंजीन होगी, और तुम्हें ये पता है बेंजीन क्या होती है, ऐसी। तो अगर तुमने बेंजीनॉइड बोला तो इसकी डीयू तो ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब जो डीयू 4 आ रही है वो सारी की सारी बेंजीन में चली गई। इसका मतलब बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में बेंजीन तो कॉमन होगी और डीयू 4 हो चुकी है। इसका मतलब इसके अलावा अब कोई पाई और कोई रिंग नहीं होगी। अब इसके अलावा क्या बचा, 6 कार्बन यहां हो चुके हैं बेटा, देखो 6 कार्बन यहां हो चुके हैं, एक कार्बन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, और सिंगल बॉन्ड लगाना है। C7H8O को देखो ना बेटे, इधर देखो, कहां देख रहे हो, इधर उधर, इधर देखो, C7H8O है, 6 कार्बन यहां हो चुके हैं, क्या बचा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ना तो कोई पाई लगाना है, क्यों, 4 डी इसके अंदर चली गई। तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन लगाना है। इसका मतलब मैं क्या लगा सकता हूं, OH लगा दूं और CH3 यहां लगा दूं। यहां मैं लगा नहीं सकता क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब इस CH3 को खिसकाते जाओ, ऑर्थो, अगला वाला किस पर आएगा, फेसबुक, मेटा, और अगला आएगा पैरा। ऐसा आएगा देखो। और सोचो, क्या मैं ऑक्सीजन और कार्बन को एक साथ नहीं लगा सकता, ईथर बना के लगा सकते हो बेटा ऐसा। क्या मैं पहले कार्बन बाद में ऑक्सीजन, बिल्कुल लगा सकते हो। बेंजाइल अल्कोहल, तो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है, क्रीसॉल नाम है, याद कर लो अगर करना है तो, कॉमन नेम में इसको बोलते ऑर्थो क्रीसॉल, माइटा क्रीसॉल, याद होगा वैसे आप लोगों को, पैरा क्रीसॉल, इसका नाम है एनिसोल, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 आएगा आंसर। क्लियर है एकदम, वेरी गुड मनु, अकीब, आकाश, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइसोमर निकाल सकते हो। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, डीयू निकालो और डीयू के हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब 1 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा और फिर हम आगे चलेंगे। नोबिता पांडे, बेटा नोबिता इधर देखो, नोबिता कह रही है कि स्ट्रेट चेन नहीं होगी क्या, बेटा बेंजीन स्ट्रेट चेन नहीं होती मेरे ख्याल से, तो मुझे जहां तक पता है, अब आप क्या होती हो तो पता नहीं। बेंजीन तो रिंग होती ना, बोला है ना बेंजीनॉइड, स्ट्रेट चेन क्यों बनाओगे। हाइड्रोजन उतने ही है, चेक कर लो, काउंट करो ना, हाइड्रोजन भी तो काउंट करना आना चाहिए तुमको। देखो नेशा भी यही कह रही है, सर चेन में नहीं होगी क्या, बेटा नमस्ते।
बेंजीन लिखा है ना, अरे बेंजीन लिखा है यार, कहां से स्टेट चेंज हो जाएगी। और एक कह रहा है एल्डिहाइड नहीं बना सकते। अरे भाई जब डीयू तुम्हारी 4 हो चुकी है तो अलग से एल्डिहाइड क्यों बनाओगे, उसमें तो 5 हो जाएगी डीयू। ओ भाई नहीं समझे, अगर तुम CHO लगाओगे तो डीयू 1 बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा जाएगी भाई, डीयू उसकी कितनी है, 4 है। ठीक है, चलें आगे। हम्म, चलो सवाल दे रहा हूं, करोगे, करोगे। सवाल आ रहा है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। फाइंड टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। पहला C4H10, चलो बनाओ जरा। C4H10 मैंने आपको अल्केन में याद करवाए थे, चलो बना के देखते हैं। ठीक है याद कर ली, अच्छी बात है, बना के देखते हैं, चलो आओ जरा। C4H10 कुछ 2-3 अल्केन के बनाना सीख लो। कैसे करोगे, डीयू निकालो, 0 आ रही होगी, डीयू निकालो, 0 आ रही होगी बेटा, तो डीयू क्या आ गई, 0। डीयू 0 आने का मतलब निकाल लोगे ना, डीयू C+1 - H+X - N/2, इतना तो समझिएगा, डीयू 0 आ रही है। 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 3 कार्बन की चेन और एक ब्रांच। भाई 4 की चेन लगा दो, पाई तो लगाना नहीं है, रिंग बनानी नहीं है, 2 ही आएगा आंसर, वो तो पता ही है तुम्हें आंसर, लेकिन देख लो कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक दो और बना लो, देख लेते हैं। C5H12 जरा इसका ट्राई करो, आंसर तुम्हें पता है पहले से टेबल में लिखा हुआ है, लेकिन बना के देख लो, बनाओ। अरे निकालो भाई, अरे बन जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, डीयू निकालो जल्दी से। ओ भैया डीयू निकालो भैया, 0 आ रही है, डीयू 0 आ रही है। 5 कार्बन की चेन, 4 की चेन और एक ब्रांच, यहां लगा सकते हो, अब यहां लगाओ यहां लगाओ, बात बराबर है। 3 की चेन ले लो और बेटे 2 ब्रांच ले लो, देखो 3 आ रहा होगा आंसर। अगला कर लो, कर लो, कर लो। तीसरा C6H14, ये और बना लो एक, बनाइए। यस वेरी नाइस, अरे वाह क्या बात है, कॉमन नेम याद है ये, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्या बात है, याद था, एक बच्चे ने लिखा था, बहुत बढ़िया बेटा। अगला करें, बताएं। बना लिया, डीयू क्या आ रही है, 0, और बेटा इसकी डीयू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, सारे अल्केन ही है। 6 कार्बन की चेन देखना, 1 2 3 4 5, 6 की चेन, 5 की चेन और एक ब्रांच यहां लगा सकते हो, 5 की चेन में एक ब्रांच यहां लगा सकते हो, ठीक। 4 की चेन ले लो और एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच लगा दो, और 4 की चेन लेकर अलग अलग कार्बन पर एक एक ब्रांच लगा दो। चेक कर लो जरा, चेक कर लो, इसके अलावा जो बन रहे हैं वो सारे रिपीट हो रहे होंगे। किसी को अगर कभी ऐसा लगे कि सर हमारे तो 1 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो आप IUPAC नेम कर लिया करो, फटाफट से कंपाउंड का IUPAC नेम, और चेक कर लो कि कौन से मैच कर रहे हैं। तो जो IUPAC मैच कर रहे हैं वो सेम ही स्ट्रक्चर होंगे, है ना। कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आपने तो 5 बनाए हैं, हमारे तो 7 आ रहे हैं, तो 2 तुम्हारे रिपीट हो रहे होंगे फिर। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ूं क्या, जल्दी बताओ। यही बनाए थे, चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से 30 सेकंड दे रहे हैं।
नोट कर लीजिएगा जल्दी फटाफट से, लिखो जरा, 30 सेकंड है आपके पास। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इस तरीके से मैंने आइडिया दे दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर का। चलो भाई अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आईयूपीएसी नेम दोनों कंपाउंड का डिफरेंट होता है, तभी तो तुम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो का पार्ट है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, आईयूपीएसी नेम सेम रहेगा, बस 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा, मतलब स्पेस में एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। अब उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जब चलोगे तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज तुम्हें मिलेंगी। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो यहां पर आईयूपीएसी नेम सेम होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आईयूपीएसी नेम क्या होता है? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। ज्योमेट्री क्या होगी? डिफरेंट। और डिफरेंट ज्योमेट्री कैसे पता करोगे? उसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एग्जीबिशन होगा कि नहीं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई कंपाउंड दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें चेक करना होगा। और वो कैसे पता कर सकते हो? उसके लिए तुम्हें लाइन पढ़नी पड़ेगी। देखो पहला पॉइंट पढ़ो, अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन डबल कार्बन, कार्बन डबल नाइट्रोजन, कार्बन डबल ऑक्सीजन, एन डबल एन और साइक्लोअल्केन्स। सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है? आपने बचपन में पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, समझना बात को, इधर देखो, सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, यही सुना था आपने। पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और डबल बॉन्ड में है पाई बॉन्ड, किससे बन रहा है? साइड वाइज से। तो आप इसको घुमा नहीं सकते हो, क्यों? अगर तुम घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, जबकि सिग्मा वाले को तुम घुमा सकते हो, बॉन्ड नहीं टूटेगा। पाई वाले को घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि पाई बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। किससे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो कार्बन डबल कार्बन में पाई आ रहा है, कार्बन डबल नाइट्रोजन आ रहा है, कार्बन डबल ऑक्सीजन आ रहा है, रिंग आ रही है, एन डबल एन आ रहा है ना। साइक्लो अल्केन में तो बेटा रिंग होती, जैसे मान लो कोई भी साइक्लो ले लो, तो आप कोई भी बॉन्ड घुमा नहीं सकते, रिंग टूट जाएगी, है ना। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। जीआई को डाइस्टीरियोमर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। इसका मतलब समझना जरा, एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं दो कंपाउंड बना रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन के, ध्यान से देखो, यहां मैंने ए लगा दिया, यहां मैंने ए लगा दिया, यहां मैंने बी लगा दिया, यहां मैंने बी लगा दिया, और इसी का एक ज्योमेट्री मैं ऐसी ले रहा हूं, यहां ए, यहां बी और यहां ए। क्या ये दोनों ज्योमेट्री डिफरेंट है? पहले तो आप आंखों से देख लो। कैसे पता चलेगा? आंखों से देखोगे। बताओ जरा, क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है? बस इतना बता दो मुझे, बताओ 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 बताओ, बोलो बोलो बोलो, ये सेम है कि डिफरेंट है? बस इतना बता दो, ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या डिफरेंट है? वेरी नाइस अदिल, डिफरेंट ज्योमेट्रीज हैं। कैसे पता चला? अरे देखने समझ में आ रहा है ना। देखो यहां ए लगा हुआ है ऊपर, इधर ए ऊपर लगा है, यहां ए नीचे लगा है, बी ऊपर लगा है, यहां बी के अपोजिट बी लगा है, ए के अपोजिट ए लगा है, यहां ए के सामने ए लगा है, बी के सामने बी लगा है, ए के अपोजिट बी है, यहां ए के अपोजिट, मतलब डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है भाई, अब तुम कोई भी दो सेम ग्रुप पकड़ लो, कोई भी दो सेम ग्रुप,
क्या पकड़ा, कोई भी पकड़ लो, मैं ए पकड़ लेता, आप बी भी पकड़ सकते हो। मैंने ए पकड़ा, यहां मैंने ए पकड़ा, यहां ए पकड़ा, यहां ए पकड़ा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट भी जैसा भी बोल सकते हो, मतलब अगर ऐसे बोले तो हमें तो डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, हमें डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए। जैसे मान लो मुझे किसी एक सिटी से किसी दूसरे सिटी जाना है, तो बाय रोड नहीं, सीधे डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है, जैसे एयर रूट जो होता है ना, वो एरियल डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ए से ए की तरफ जाओगे डायरेक्ट, तो इसकी डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं L1, L1, और यहां ए से ए, इसकी डिस्टेंस को बोल रहा हूं मैं L2। बताओ कौन सी बड़ी, बताओ कौन सी बड़ी, बताओ कौन सी बड़ी। यहां मैं इसको L1 बोल रहा हूं, यहां इसको L2 बोल रहा हूं, बताओ कौन सी बड़ी, L1 या L2, बताओ बताओ। ऑब्वियसली L2 बड़ी है, क्यों, डायगोनली आ रहे हो आप, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, मतलब इतना तो कंफर्म है कि L1 L2 बराबर नहीं है। तो एरियल डिस्टेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है, इतना तो कंफर्म है ना। तो एरियल डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। ये डायगोनली आ रहे हो ना आप तो इस तरीके से समझ लो, आप तो ऐसा मान लो कि चलो एक स्क्वायर है, ऐसा मान लिया मैंने, क्या है स्क्वायर, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस L1 मान लिया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को L2 मान लिया, यहां से यहां तक की स्क्वायर ले लो एक, ये L1 और ये L2, तो डायगोनली डिस्टेंस वैसे भी ज्यादा होगी, सिंपल मैथ तो पता ही है ना आपको। मान लो ये A है तो ये √2 ये होगा, तो L2 क्या होगा, बड़ा होगा L1 से, मतलब L1 L2 बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो एरियल डिस्टेंस, क्लियर एकदम, ठीक है भाई। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा, इन दोनों को आप सेपरेट भी कर सकते हो, कैन बी सेपरेटेड। इन दोनों को क्यों सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मान लो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ही बस बोल रहा हूं मैं अपनी तरफ से, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, या वहां 100 मान लो, है ना, इसका 150 है, इसका 100 है, ठीक है। तो इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफरेंस होता है तो टेक्निक्स होती है हमारे पास, डिस्टिलेशन वगैरह, है ना। तो इस टाइप की चीजों से आप सेपरेट कर सकते हो, क्लियर है एकदम, समझ गए बात को। चलो भाई फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको, क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, फटाफट। चलो भाई 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड नोट करो। गौरव कह रहा है, अरे सर आप आ गए, जी मालिक आ गए हम तो बहुत देर से यहां पर हैं, तुम कहां थे। लिख लिया क्या, डन। चलिए भाई अब हम चलते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की नई ज्योमेट्री बनेगी, मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करे, सही है। आपको कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जिबिशन होगा, तो कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इसके बारे में,
उसके लिए बस एक चीज ध्यान रखनी, क्या? रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। बस इतना पता कर लिया, काम हो गया। सर ये रेस्ट्रिक्टेड साइट क्या होती है? जिन एटम से मिलकर डबल बॉन्ड बन रहा था उसको हम रेस्ट्रिक्टेड साइट बोलते हैं। जिन एटम से मिलकर डबल बॉन्ड बन रहा था उसको रेस्ट्रिक्टेड साइट बोलते हैं। देखो जैसे C, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, मतलब आपको करना क्या है, इस कार्बन को पकड़ो और ये चेक करो कि यहां पर इस जगह पर और इस जगह पर डिफरेंट ग्रुप हो। मैंने अपनी तरफ से इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो एक पर्टिकुलर कार्बन पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए बेटा? डिफरेंट। तो इस कार्बन को तुमने पकड़ा, ये दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? राइट साइड वाले को दोनों तरफ देखना, एक तरफ से काम नहीं चलेगा। इधर वाले को देखो, अगर मैं इधर वाले कार्बन को पकड़ूं तो यहां पर मैंने A लगा दिया, यहां मैंने B लगा दिया, तो ये दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। आप बोलोगे सर यहां तो सेम कर दिए, उससे थोड़ी मतलब है। रेस्ट्रिक्टेड साइट का मतलब है वो पर्टिकुलर कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जहां से डबल बॉन्ड बन रहा है, या वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, दोनों N भी हो सकते हैं, पीछे हमने देखा था। ठीक है, तो इस कार्बन को तुमने पकड़ा और ये दोनों ग्रुप क्या मिले? डिफरेंट। इस कार्बन को पकड़ा, ये डिफरेंट। यहां सेम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर और इधर सेम ग्रुप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी तो तुम्हें नई ज्योमेट्री मिलेगी। मान लो मुझे नई ज्योमेट्री बनानी है, तो मैं इस वाले B को इधर और इस वाले A को इधर कर दूं। देखो अगर मैं इस वाले B को ऊपर और A को इधर कर दूं तो कैसा दिखेगा? देखना, मैंने B को ऊपर और A को नीचे कर दिया। ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर मुझे मिला जिसमें ऐसा था, तो नई ज्योमेट्री है ना, ये सेम थोड़ी है, नई ज्योमेट्री बन गई। देखो A के सामने B आ गया, यहां A के सामने A था, समझ रहे हो? तो जब ग्रुप डिफरेंट होंगे तब तुम्हारी नई ज्योमेट्री बनेगी। ग्रुप डिफरेंट होंगे तब तुम्हारी नई ज्योमेट्री बनेगी। अगर तुम कोई भी ग्रुप स्विच करते हो तो वो एक नई ज्योमेट्री, तभी तो बोलोगे इन दो कंपाउंड की ज्योमेट्रीज अलग अलग है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तभी तो तुम आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिफाइन कर पाओगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम सेम है, डिफरेंट ज्योमेट्रीज होनी चाहिए। तो एक मान लो ये स्ट्रक्चर तुम्हें दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये ऐसे ही तो चेक करोगे कि सर यहां पर A के सामने A था, यहां A के सामने B आ गया, तो सर ये डिफरेंट ज्योमेट्री हो गई। तभी तो आप बोलोगे कि ये दोनों आपस में GI है। ठीक है, अगर मान लो सेम हो जाता, अगर मैं आपको ऐसा दे देता, ध्यान से देखना, A यहां लगा है और A यहां लगा दिया, यहां मैंने B लगा दिया और यहां मैंने C लगा दिया। C मत लगाओ क्योंकि C यहां पर कार्बन है, कुछ और लगा दो, D लगा दो। ठीक है, अब देखना जरा, अब देखना जरा, ध्यान सुनना। अब आप देखो क्या ये GI एग्जिबिट करेगा? इस कार्बन को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, देखो जरा ध्यान से। तो इस कार्बन पर गौर से देखो, A और A क्या लगे हैं? सेम। लेफ्ट साइड वाले कार्बन पर A और A क्या लगे हैं? सेम। तो नई ज्योमेट्री नहीं बनेगी, बना के देख लो, ग्रुप स्विच करके देख लिया करो कि क्या इसकी नई ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, चेक कर लिया करो। देखो अगर तुमने यहां देखा और ये दोनों सेम आ गए तो दूसरी तरफ चेक ही मत करो ना, क्यों चेक कर रहे हो? तुम्हें जब यहां से पता चल गया कि ये दोनों ग्रुप क्या हैं? सेम है, तो दूसरी तरफ क्यों चेक करना? यहीं पर आंसर लिख देंगे नो, यहां आंसर लिख देंगे क्या? यस, और इसकी ज्योमेट्री ये रही एक नई। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि सर एक बात बताओ, यहां ये दोनों ग्रुप सेम है, ठीक है, मैं स्विच कर दूं, मैंने इस A को उठा के ऊपर रख दिया, इस A को उठा के नीचे रख दिया, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो क्या ये कोई नई ज्योमेट्री बनी? बताओ, क्या ये दोनों डिफरेंट ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर नहीं, डिफरेंट ज्योमेट्री है? बताओ, क्या ये वाला और ये वाला डिफरेंट ज्योमेट्री है? अरे सेम ही बना दिया भैया,
सेम बना दिया तुमने। इसका मतलब ये कोई नई ज्योमेट्री नहीं आ रही है। कोई ऐसा भी तो बोल सकता है कि सर ये वाले क्यों स्विच नहीं कर रहे हो, आओ जरा इसको कर लो। अगर तुम इसको स्विच करते तो कैसा दिखता, ए सी, ए डबल सी डी ऊपर, बी नीचे। देखो अगर तुम इसको यहां रखते तो आपको पहली नजर में ऐसा दिखता कि अलग हो गया, जबकि ये अलग नहीं है। देखो आपको पहली नजर में ऐसा लगेगा कि ये अलग ज्योमेट्री दिख रही है सर। क्यों, बी ऊपर डी नीचे, यहां डी ऊपर बी नीचे, लेकिन ये अलग ज्योमेट्री नहीं है। देखो जरा कैसे चेक करोगे, ये वाला और ये वाला सेम ही है। देखो ए के अपोजिट बी, देखो ए के अपोजिट बी, यहां ए के अपोजिट बी, ठीक है, ए के अपोजिट डी, ए के अपोजिट डी, देखो सेम ही तो है। तो ये डिफरेंट थोड़ी है। कह रहे सर कलर में अलग अलग है। पागल, वो पगले, कलर में अलग अलग है। चमक गया, वेरी गुड। तो ये कोई नई ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो रेस्ट्रिक्टेड साइट में डिफरेंट ग्रुप होंगे, दोनों तरफ डिफरेंट होने चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड साइट में दोनों साइड पर, इस वाली साइट पर और इस वाली साइट पर, तब जाके नई ज्योमेट्री तुम्हें मिलेगी। अगर इन दोनों में से कहीं भी एक जगह सेम हो गए, कहीं भी एक जगह सेम हो गए, तो नई ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। देखो आपके सामने साक्षात एग्जांपल लिखा है। सर अगर यहां भी सेम कर दिए, अरे यार तब तो करेगा ही नहीं। भाई जब यही नहीं कर रहा था तो यहां सेम करने के तो और नहीं करेगा वैसे भी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से तुम जीआई का एग्जीबिशन चेक करोगे। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवाल देता हूं और फिर आपको उसके आंसर करने हैं। यस और नो में आंसर कर देना, जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। यस लिखना है, नो लिखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो, 30 सेकंड का समय दे देते हैं, चलो। एक बच्चा अच्छा सवाल पूछ रहा है कि सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो हम घुमा क्यों रहे हैं। ये तुम्हें डिफरेंट ज्योमेट्री दे रखी होंगी, एक ज्योमेट्री है, एक ज्योमेट्री है, वो तो हम चेक कर रहे हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं, उठा के रख देते हैं, नई ज्योमेट्री बन रही कि नहीं बन रही। अलग अलग है ये दोनों कंपाउंड, है ना, तभी तो तुम सेपरेट कर पा रहे हो दोनों को। हम नहीं घुमा रहे हैं कि ऐसा तोड़ा और घुमा दिया, दो ज्योमेट्री अलग अलग है, वो तो हम ऐसे चेक कर रहे हैं कि आपको सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो मैं चेक कर रहा हूं कि इसको यहां रख दिया, सेम आ रही कि नहीं आ रही है ना, जबकि वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। सवाल दे रहा हूं, करिएगा। जीआई एग्जिबिट्स और नॉट, जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इनको। यस और नो लिख देना बस, फटाफट फटाफट करते जाओ, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। ग्रुप देखना बस तुम्हें, ना। यस और नो लिखते जाना। हाइड्रोजन का एक बड़ा भाई होता है डी, ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम का बड़ा भाई ट्रिटियम। तो ये तीनों भाई हैं आपस में, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रिटियम। ट्रिटियम बड़ा भाई है, ड्यूटीरियम बीच वाला भाई है, एच सबसे छोटा भाई है। और ध्यान रखना आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
फटाफट से आंसर करिए, यस नो यस नो यस नो। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 45 सेकंड दे सकता हूं, क्योंकि ये सवाल इतना ही टाइम डिजर्व करते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, बहुत आसान होते हैं यार। बना लिए होंगे अब तक तो, बना लिए होंगे अब तक तो, बहुत बढ़िया। आइए जरा चेक करिए, इसको पकड़ो, बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? यस सर। अगर इधर डिफरेंट मिल गए तो इधर चेक कर लो, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? यस सर, तो आंसर यस सर। ऐसे चेक करते जाओ, इधर देखो, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? चेक कर लो, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? यस सर। एक ही कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप देखना है, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? ग्रुप देखना पूरा, ऐसा नहीं कि इससे देखने लगे, CH2 से पूरा ग्रुप डिफरेंट है, आंसर यस सर। ठीक है, अगला देखो जरा, इधर देखो, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? बस ऐसे देखते जाओ, यस सर। ये दोनों सेम आ गए, मतलब आंसर क्या आएगा? नो सर। ये सेम आ गए ना, ठीक है। अगला देखो, इधर इधर एरो लगा देते हैं अपन कि इन सभी जगह देखना है। चलो भाई चेक करते जाओ, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? नो सर। सेम आ गए, पहली बार में ही सेम आ गए तो दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो फिर? यही नो लिख दो, यही नो लिख दो ना, ठीक है। वैसे बाकी देखना हो आप देख लो, सेम हो चाहे डिफरेंट, यहां मतलब नहीं, यही सेम आ गए। अगर तुम्हें पहले ही सेम मिल गए तो दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई? ठीक है, अगला बताओ, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? आइसोटोप अलग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं? यस सर। क्या ये दोनों डिफरेंट है? यस सर, तो आंसर इसका यस सर। ये दोनों क्या आ गए? सेम, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है, यही आंसर नो सर। देखना चाहो तो देख लो, आपकी इच्छा है। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? तो यस यस नो, नो यस नो, यस यस नो, नो यस नो। वेरी नाइस प्रियदर्शनी बेटा, बहुत बढ़िया। कीर्ति, तांपा, तनवीर, तवनीत, सॉरी तवनीत, अजय, अजय ने कितने सवाल कर लिए? ये तो 100-200 सवाल का लिख रहा है, तो यस नो यस नो यस नो। चलो हो गया ना, मतलब समझ गए बात को? तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन चेक करते हो। चमक गया? चलें आगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीआई। अभी मैं आपको C बता रहा हूं सिर्फ, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां हो सकता है? C+C, N+N, C+O और साइक्लोएल्केन्स, है ना। तो मैंने C+C लिया, उससे आपको समझाया जीआई एग्जीबिशन, उसके सवाल किए, अब उसके टाइप पढ़ रहे हैं, फिर अपन C+N पर आएंगे, फिर N+N पर आएंगे, ऐसे। तो C+C में अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जीआई की, तो दो टाइप यहां पर हम पढ़ेंगे, सिस्ट्रांस और जेडी, ठीक है। तो पहले देखो जरा सिस्ट्रांस क्या होता है। इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सिस, अदरवाइज ट्रांस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे मेरे पास ये अल्कीन है, यहां मैंने लगा दिया ए, यहां लगा दिया ए, यहां लगा दिया बी, यहां लगा दिया बी, और एक बार मैंने ऐसे ले लिया ये ए, यहां पर मैंने लगा दिया बी, यहां बी कर दिया, यहां ए कर दिया। सिमिलर ग्रुप, चाहो तो आप ए पकड़ लो या बी पकड़ लो, मैंने ए पकड़ लिया, आपकी इच्छा, आप बी भी पकड़ सकते हो। ए सेम साइड, और ए क्या है? अपोजिट साइड। इसको बोलते हैं सेम साइड, इसको बोलते हैं क्या? सेम साइड। सॉरी, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। ये क्या है? सेम साइड। और इसको अपोजिट साइड।
सेम साइड वाला क्या होगा? सिस। अपोजिट साइड वाला क्या होगा? ट्रांस। आप बी से भी देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस, अदरवाइज ट्रांस, मतलब अपोजिट होंगे तो ट्रांस। बड़ा आसान है, नोट कर लो। हो गया होगा? चलो भाई, बहुत बढ़िया। सवाल करके बताओ जरा। फाइंड सिस ट्रांस। सिस ट्रांस आपको फाइंड करना है। पहला, नमस्कार। दूसरा, C+C HCH3 H और NH2। ठीक है, करते जाओ फटाफट से। थर्ड, C+C CH2CH3 CH3 Br, और यहां लगा दिया हमने OH। D NH2F। ये कर लो, काम हो जाएगा। बताओ, सिस ट्रांस बता दो। 30 सेकंड में हो जाने चाहिए, तो 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से। सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी क्या? देखो, अब आ रही होगी। बी आर सेम साइड है, पहला वाला देख लो। बी आर क्या है? सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा? सिस। एच अपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। यहां पर OHCH3 से डिसाइड नहीं हो पा रहा था, यहां NH2CH3 से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, HH से कर लो, है ना। ये CH3 है और ये CH2CH3 है। ये क्या है? अल्काइल की फैमिली है, ठीक है। ये क्या है? अल्काइल की फैमिली है। और अल्काइल की फैमिली इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको? सिस। ध्यान से सुन लो, सिमिलर ग्रुप बोला है आपसे, सेम ग्रुप नहीं लिखा हुआ, सिमिलर ग्रुप। सिमिलर ग्रुप मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले, है ना। इधर बताओ, डी और डी क्या है? सेम साइड, क्या बोलोगे? सिस। तो इस तरीके से तुम सिस ट्रांस निकाल सकते हो, इस तरीके से तुम सिस ट्रांस निकाल सकते हो। क्लियर? थर्ड वाले में हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, थर्ड वाले में। थर्ड वाला ध्यान से सुन लो, सेम फैमिली से, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, सिमिलर ग्रुप बोला है, सेम नहीं बोला, सिमिलर ग्रुप। ठीक है, क्लियर है एकदम? आ गए थे आंसर सबके? क्या सभी लोगों के आंसर आ गए थे? ऑल करेक्ट? क्या बात है, फॉर्म में चल रही जनता। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
अगला देखो जेड ई सिस्टम, ध्यान से देखना जरा। जेड ई सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं इसको। जेड ई सिस्टम कब लगता है? व्हेन सिस ट्रांस फेल हो जाता है तब हम जेड ई लगाते हैं। जेड का मतलब होता है जुस्सा मैन और ई का मतलब होता है एंट गिगन। इसका मतलब होता है सेम साइड और इसका मतलब होता है ऑपोजिट साइड। कैसे फेल हो जाएगा देखो जरा, कैसे फेल हो जाएगा। अगर मान लो मैंने यहां एक CH3 दे दिया, यहां H दे दिया, यहां Br दे दिया, यहां NH2 दे दिया, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या इसमें तुम सिस्टेंस बता पाओगे? बताओ, क्या तुम इसमें सिस्टेंस बता पाओगे? सिस ट्रांस नहीं बता सकते। किसमें? इसमें। तो इस टाइप के कंपाउंड्स में जेड ई सिस्टम निकाला गया। किन लोगों ने इस पर काम किया था? 3 साइंटिस्ट थे। CIP, सी मतलब कान, इनका नाम था कान। आई मतलब इनगोल्ड, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग, 3 लोग थे। कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग, 3 लोग थे। तो इन 3 महान साइंटिस्ट लोगों ने रूल बनाए कि अच्छा सिस्ट्रांस नहीं बता पा रहे हो, लो हम आपको कुछ रूल दे रहे हैं, जेडी निकाल लो इसका। मतलब कंपाउंड्स को एक फैमिली में कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने इस टाइप के रूल बनाए। जैसे एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है, वैसे ही उसको आप सेग्रीगेट कर लो कंपाउंड्स को। जिनमें सिस्ट्रांस नहीं बता पा रहे तो मतलब ये जेड फैमिली के हैं, ये ई फैमिली के हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है बताओ? रूल नंबर 1 ये कह रहा है ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कैसे? आइए जरा इसी सवाल को कर लेते हैं। उसमें सिस्टेंस नहीं बता पा रहे थे ना, आ जाओ जरा वही सवाल उठा लेते हैं अपन, उसको कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको एटम वाइज चलना है। एटम वाइज मतलब इस कार्बन से इधर चलो, क्या मिला? कार्बन। ये एटम एटम पकड़ना है, कार्बन। इस कार्बन से चले, क्या मिला? हाइड्रोजन। बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है या हाइड्रोजन का कम है? बताओ। इन दोनों में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है या हाइड्रोजन का कम है? दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें सही हैं। तो इसको 1 दे देंगे, ऐसे लिखना है। और यहां क्या है? Br, यहां क्या है? N। एटम से चलना है, एटम वाइज। Br और N में Br का ज्यादा। 1 1 सेम साइड आ गए ना, देखो। और सेम साइड वालों को क्या बोलते हो? Z। 1 1 कहां आ गए? सेम साइड। क्या आंसर आ जाएगा इसका? Z। ठीक है, समझे बात को? क्लियर है क्या भाई? क्लियर है एकदम? चलो आओ जरा एक सवाल आप करके बताओ। जेड है या ई है? बताओ, जेड है या ई है? बताओ, जेड है या ई है? जल्दी बोलो फटाफट से। ये जेड है कि ई है? ये बोलो बोलो, अच्छा लगेगा। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? देखो, अगर मैं एटम वाइज चलूं, बताओ ये क्या है? कार्बन। ये क्या? आयोडीन। आयोडीन का 1 एटॉमिक नंबर है ना। Cl और D में ये क्या है? Cl। ये क्या है? D। D का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का ही तो भाई है, आइसोटोप है ना, ये 1 होता है। Cl का ज्यादा होगा, 1। तो ये अपोजिट है, क्या आ जाएगा आंसर? E। इस तरीके से करना है।
तो एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया करो 1 1। क्लियर? चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 सेकेंड्स लिख लो जल्दी से। एक पागल इंसान कह रहा है कि सर अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो कैसे करेंगे? अरे भाई तब तो जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं। काहे का जेड और काहे का ई, वो तो जीआई एग्जिबिट ही नहीं करेगा। बेटा गिर गए थे क्या बचपन में किसी एंगल पे? हैं? चल रहे हैं आगे अब हम, है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। कैसे करना है इसको? कैसे करना है इसको? आइए जरा देखिए, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, यहां लगा दिया मैंने CH2, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया मैंने H और यहां लगा दिया Br। देखना जरा, देखना जरा, इधर देखो इधर देखो, मुझे बताओ लेफ्ट साइड H और Br में कौन जीतेगा? बताओ। H और Br में बेटा Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। राइट साइड चले, ध्यान से देखना, कार्बन कार्बन, फंस गए। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, आगे बढ़ो। ये दोनों सेम आ गए, आगे बढ़ो। कार्बन के अलावा अगला एटम कौन सा लेना है? बेटा हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन नहीं लेना। हाइड्रोजन तो तब लेना है जब चॉइस ना हो। हाइड्रोजन को जबरदस्ती लेना पड़े हमें जानबूझ के, तो ही हाइड्रोजन लेना है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और आता है एटम, वो लेना है। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे मैं बता देता हूं। अगला एटम आपको वही चुनना है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे देखो यहां कार्बन था, इसके बाद अगला एटम क्या है? H हो सकता है या C हो सकता है। तो कौन सा लेना है? जो ज्यादा प्रायोरिटी का है, C लेना है। इधर देखो कार्बन के बाद अगला एटम कौन सा? यहां तो चॉइस ही नहीं है, तो H ही लेना पड़ेगा। तो C और H को कंपेयर कराओगे तो ये जीत जाएगा। 1 और 1 अपोजिट क्या आ जाएंगे? E। अगर एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का सेम है तो अगला एटम चुनो, लेकिन अगला एटम कौन सा? देखो इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम। और नेक्स्ट एटम कौन सा? हायर प्रायोरिटी का लेना है, हायर प्रायोरिटी का। हायर प्रायोरिटी मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। ठीक है, तो मैंने अगला आइटम यहां C लिया, यहां H लिया। क्यों? इस कार्बन के बाद मेरे पास चॉइस थी कि मुझे हाइड्रोजन और कार्बन में चुनना था, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको लेंगे। और हाइड्रोजन यहां क्यों लिया? क्योंकि चॉइस नहीं है, हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम? एक सवाल करके बताओ। चलिए बताइए क्या लग रहा है, Z या E? फटाफट से करो इसको। ये सवाल करने और इसको नोट करने तक का टाइम दे रहे हैं आपको 45 सेकंड का। ये नोट कर लो और सवाल कर लो 45 सेकंड में। प्रियंका कह रही बोथ आर अल्काइल ग्रुप, तो क्या हो गया बेटा? बोथ आर अल्काइल ग्रुप तो क्या हो गया? ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि सेम है? ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि सेम? डिफरेंट है ना। अरे मिथाइल अलग होता है, इथाइल अलग होता है। हाँ सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी बात है, करने दो। ग्रुप तो डिफरेंट लगे ना। बताओ हुआ? आया? चलिए देखिए, आइए जरा पहला आइटम क्या लोगे? कार्बन। यहां कार्बन सेम आ गए, अगले आइटम पे चलो। अगला आइटम कौन सा चुनना है? हायर प्रायोरिटी का।
एच और बी आर में कौन सा चुनोगे? बी आर। एच और आई में आई। बी आर आई में कौन जीत जाएगा? आई। ठीक है, इधर देखो, कार्बन कार्बन सेम है। अगला आइटम कौन सा चुनोगे? हायर प्रायोरिटी का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को वन और वन सेम साइड है तो क्या आ जाएगा? जेड। वन और वन सेम साइड तो जेड, सिंपल। ठीक है, क्लियर है एकदम? डन, आ गया था आंसर? चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। जिसका मास नंबर ज्यादा, क्यों? आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर सेम होंगे। यस सर, मास नंबर से चलना पड़ेगा। यहां टी लगा दिया, यहां डी लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, और यहां CH3 लगा दिया, ये लगा दिया आपका 12 वाला, ये 14 वाला। अब बेटा पागलपने मत करना कि सर ये तो दोनों सेम है ना। आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, तो CH3 देखने में तो CH3 लग रहे हैं, लेकिन ये 12 वाला है, ये 14 वाला है, अलग ग्रुप है, ध्यान रखना। आइए जरा मैं करके बताता हूं पहला सवाल। टी और डी में किसका मास नंबर ज्यादा? टी का। 12 14 में 14 बड़ा है, पता है आपको? सिंपल मैथ्स, 14 इज ग्रेटर देन 12 पढ़ा है आप लोगों ने। ये बनाएगा, वन और वन अपोजिट आ जाएगा, ई। ठीक है, देख रहे हो, इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं। 14 इज ग्रेटर देन 12। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल दे रहा हूं, करना सॉल्व। चलिए बताइए जरा, बताइए बताइए। नोट करने और इस सवाल को करने के लिए आपको दिए जाते हैं 45 सेकंड्स। क्या लग रहा है? बताइए तो। बोलें, क्या लग रिया है? बताएं। जेड है कि ई है? देखो ध्यान से, इन दोनों में ये ज्यादा। इधर देखो, रूल नंबर 2 के बाद रूल नंबर 3 लग रहा होगा। कैसे? सेम सेम। अब अगला टी लेना है, अगला डी लेना है। अब इसमें रूल नंबर 3 लगेगा। क्या? आइसोटोप के केस में मास नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। ई आ जाएगा आपका। सबका आ रहा है ई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विशाल, सत्यम, अलीसा, मोनिका, महक, प्रज्ञा, आरती, अनूप, कुशाग्र, वेरी गुड बेटा। डन। अगला रूल देखेंगे, लास्ट रूल है। प्रायोरिटी देखना, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा, डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड। व्हेन सेम एटम्स आर इन्वॉल्व, मतलब सेम एटम के बीच का ट्रिपल, सेम एटम के बीच का डबल, और सेम एटम के बीच का सिंगल लेना है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ऐसे, टी ट्रिपल सी की प्रायोरिटी सी डबल सी से ज्यादा, फिर सी सिंगल सी। सी ट्रिपल एन की प्रायोरिटी सी डबल एन से ज्यादा, फिर सी सिंगल एन। सी डबल ओ की प्रायोरिटी सी सिंगल ओ से ज्यादा। समझ रहे हो? सेम टाइप के देखो, कार्बन कार्बन का ट्रिपल, कार्बन कार्बन का डबल, कार्बन कार्बन का सिंगल, कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल, कार्बन नाइट्रोजन का डबल, कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल, कार्बन ऑक्सीजन का डबल, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल। इस तरीके से अगर मान लो मिक्स आ गया, तब तो रूल नंबर 1 से हो जाएगा। कैसे? देखो, मान लो तुम्हें पूछा है इसका सी ट्रिपल एन और सी सिंगल हो, बताओ बताओ, तो सी सिंगल हो ज्यादा होगा। एटम वाइज चल लेना, मतलब एटॉमिक नंबर वाइज। इसमें नहीं लगेगा ट्रिपल डबल सिंगल वाला, है ना। मान लो सी ट्रिपल सी, सी डबल ओ, सी डबल होगा ज्यादा। सी ट्रिपल सी, सी डबल एन, सी डबल एन ज्यादा। एटॉमिक नंबर से देखो, अगर एटॉमिक नंबर से हो रहा है तो अच्छी बात है, उसी से करो। अगर सेम एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ट्रिपल डबल सिंगल लेना पड़ेगा। ठीक है?
नोट कर लो इसको। अच्छा, एक सवाल भी करवा ही देता हूं, फिर नोट कर लेना। आओ, CH डबल बॉन्ड हो और CH2 सिंगल बॉन्ड हो, H, C ट्रिपल N और C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो भाई बताओ, बताइए जरा, करके बताऊं। देखो देखो देखो, इन दोनों में देखो सेम एटम के बीच का, यहां क्या C डबल हो, यहां क्या C सिंगल हो, तो ये जीत जाएगा। यहां क्या C ट्रिपल N और यहां C ट्रिपल C, एटॉमिक नंबर से ये जीत जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? Z। क्या आ जाएगा? Z। सिंपल सा है। एक आप लोग करना। चलो ये वाला आप लोग करके बताना, कर लोगे आराम से, है ना। 45 सेकेंड्स है नोट करने और सवाल करने के लिए, करो जल्दी से। हुआ? बना रहे हो? क्यों भाई, यहीं खड़ा हूं मैं। चलो देखो जरा, अगर मैं यहां बोलूं 14 15 में 15 आइसोटोप है, यहां C डबल N है और यहां C सिंगल हो है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ये जीत जाएगा। Z आएगा आपका आंसर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट ना। भाई वहां N था, यहां O था। ट्रिपल डबल सिंगल तो तभी लगेगा सेम एटम के बीच में इन्वॉल्वमेंट होगा। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये कहानी इसकी हो गई, आगे चलते हैं अपन। टाइप्स ऑफ जीआई C डबल N में, ध्यान से सुनना जरा। हमने C डबल C में एग्जीबिशन चेक किया था, तो मैं आपको C डबल N का तरीका तो देखो वही है, रेस्ट्रिक्टेड साइड पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूं एग्जीबिशन वाला और फिर टाइप्स पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे आपको बताना है कि ये जीआई एग्जिबिट करता है कि नहीं। अब देखो C डबल N कैसा दिखेगा, यहां पर कोई ग्रुप लगा होगा, यहां एक लोन पेयर होगा हमेशा, और यहां पर मान लो मैंने A लगा दिया, यहां B लगा दिया। तो तुम्हें करना क्या है, इस कार्बन से चेक करना है, बस बस इस कार्बन से चेक करना है, ठीक है। इस कार्बन से चेक करना है, क्या क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है? यस सर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। तो C डबल N में जीआई एग्जीबिशन चेक करने के लिए सिर्फ कार्बन देखना है। सर नाइट्रोजन क्यों नहीं देख रहे? अरे भैया, नाइट्रोजन को जब तुम पकड़ोगे तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, लोन पेयर को एक अलग ग्रुप कंसीडर किया जाता है, लोन पेयर को एक अलग ग्रुप कंसीडर किया जाता है। तो ये जो है ना, ये डिफरेंट है, ये अलग है, सिंपल सा दिख रहा है, लोन पेयर को अलग ग्रुप मान लो। तो जी कुछ भी लगा हो, यहां जी क्या क्या मिल सकता है तुम्हें, यहां जी मिल सकता है H, OH, NH2, R, इस टाइप से कुछ भी दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली जी वाला और लोन पेयर वाला डिफरेंट ही होगा ना, तो तुम इस तरफ देखो ही मत, ठीक है, इस तरफ आपको देखना ही नहीं है। कहां देखना है फिर? कार्बन को देखना है बस, ठीक है, कार्बन को देखना है बस। जैसे मान लो एक सवाल लिखा है, बताना है जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं, चलो बताना है ना, बोलो यस और नो बता दो, बस बताओ जल्दी, जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं बताओ।
बोलो, बहुत आसान है, बोलो बोलो, करेगा कि नहीं? देखें जरा, देखें तो ये लोन पे है, यहां से तो चेक ही नहीं करना, इधर देखना है बस यार, वहां क्यों जा रहे हो? यहां से देखो, क्या ये डिफरेंट है? आइसोटोप अलग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, यस सर, हो गया, उधर देखना ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जीबिशन में तो बहुत आसान होता है इसका। अब जरा ये समझ लो इसके टाइप में क्या आता है, सिन आता है यहां पर, देखो सी डबल सी के लिए दो सिस्टम होते हैं, सिस्ट्रांस जेड ई। फिर सुनो, सी डबल सी के लिए दो सिस्टम होते हैं, सिस्ट्रांस और जेड ई। सी डबल एन के लिए एक सिस्टम होता है सिनेंटी। अब ये जो सिनेंटी है ये हम कहां चेक करते हैं? सिनेंटी कहां चेक करते हैं? ये हम चेक करते हैं एल्डोक्सिन में और कीटोक्सिन में। सर ये एल्डोक्सिन कीटोक्सिन क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एल्डोक्सिन लिख के बता रहा हूं, आपके सिलेबस में ऑक्साइम में सिनेंटी चेक करने का आता है ना। तो एल्डोक्सिन क्या होती है? जब हम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2OH से कराते हैं, अभी आपको रिएक्शन नहीं पता, बस मैं एक बार लिख के बता रहा हूं, है ना, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी पढ़ी नहीं है ना रिएक्शन, लेकिन मैं आपको ऑक्साइम का फॉर्मेशन बता रहा हूं कैसे होता है। आपने क्या किया, एल्डिहाइड ले लिया मैंने एक अपनी तरफ से और NH2OH ले लिया, इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ होती है, तो ये बनता है, और इसी का नाम है एल्डोक्सिन। ठीक है, तो एल्डोक्सिन कैसे दिखते हैं? ऐसे, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। ये जो ग्रुप होता है ना C+N OH, ये C+N और इस पर क्या लगा हो? OH, इस ग्रुप का नाम होता है पूरा ऑक्साइम। ठीक है, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। तो एल्डोक्सिन कैसे दिखते हैं? ऐसे, तो ऐसे दिखेंगे आपको, आपको डायरेक्ट चेक करना है। ठीक है, ऐसे दिखेंगे, डायरेक्ट चेक करना है कैसे? इफ OH and H are on the same side then sin, otherwise anti। H और OH सेम साइड होंगे तो sin, अदरवाइज एंटी। कैसे? मान लो आपसे सवाल पूछा गया है कि बताइए, कि बताइए ये क्या है, sin है या एंटी है? बहुत आसान है, आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बताइए क्या है, आप चेक करो जरा, अब मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, फटाफट से आंसर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, sin और एंटी। बताओ जरा, कौन सा sin है और कौन सा एंटी है? H और OH सेम साइड तो sin, अदरवाइज एंटी। नोट करने और सवाल करने तक 45 सेकंड का समय है, नोट कर लो और सवाल करो। डन, देखो जरा, HOH सेम साइड, HOH अपोजिट साइड, ये वाला sin एंड दिस वन इज एंटी। सिंपल एकदम, पहला sin दूसरा एंटी। तो इस तरीके से तुम चेक करते हो एल्डोक्सिन में। ठीक है, क्लियर है? लिख तो लिया ही था आपने, वेरी गुड। ये sin है, वो एंटी है। आगे चलते हैं कीटोक्सिन में। कीटोक्सिन में कोई परफेक्ट रूल नहीं है, कीटोक्सिन में कोई परफेक्ट रूल नहीं है। कीटोक्सिन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, एल्डोक्सिन जैसे ही, बस यहां कीटोन कर दो, यहां तुमने ऐसा कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोक्सिन, दोनों तरफ आर कर दिया।
सेम कर नहीं सकते, क्यों? सेम में फिर आप सिन एंटी क्यों बताओगे? सेम वाला तो जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं। अगर मान लो मैंने यहां दोनों मिथाइल लगा दिए, दोनों इथाइल लगा दिए, दोनों सेम लगा दिए, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा नहीं, तो सिन एंटी की तो बात ही नहीं आएगी। तो ये दोनों ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, तभी तो सिन एंटी बता पाओगे। मान लो मेरे पास एक सवाल लिखा है, ध्यान से देखना। CH3C C2H5 डबल एन, यहां लोन पेयर और यहां OH। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इसके तुम दो नाम लिख सकते हो। कैसे? आइए, OH के रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में C2H5 सेम साइड है और CH3 अपोजिट साइड है, ठीक है? तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसके रेस्पेक्ट में ये सेम साइड है, मतलब सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिन, ऐसे। अगर तुमने सिन इथाइल बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर्ड है पहले से ही कि एंटी मिथाइल होगा, तो एंटी वर्ड यूज नहीं करते। जब तुमने बोली दिया सिन इथाइल तो ऑब्वियसली एंटी मिथाइल होगा, है ना? और एक और नाम लिख सकते हो इसका, क्या? OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल एंटी है, तो एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिन, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिन। तो दोनों तरीके से आप नाम लिख सकते हो, ठीक है? तो OH के रेस्पेक्ट में सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिन और OH के में एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिन, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है? क्लियर है एकदम? चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड्स हैं आपके पास, लिख लो। तो यहां कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये वाला सिन है कि एंटी, आप सिन एंटी दोनों लिख सकते हो कीटोक्सिन के लिए। हाँ, एल्डोक्सिन के लिए फिक्स होता है, H और OH से आप बता सकते हो, ठीक है? कोई ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, सिन एंटी लिखना है बस। ये अलग ही पगला रही है, कौन है ये? वचना कह रही है कि सर ये दोनों सेम है। अरे मैडम नमस्कार, अभी तक इसी से नहीं उबर पाए हम, है ना? अरे यार, अल्काइल ग्रुप है, अच्छी बात है, लिख लो। ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, लिख लो लिख लो। और ये भी लिखो साथ में, CH3 और C2H5 अलग अलग ग्रुप हैं, लिखो लिख लो मालिक। चलें आगे। अब चलते हैं हम N-double-N में। आओ इधर आओ, थोड़ा दिमाग बंद करके बैठ गए क्या? इधर आओ। N-double-N की अगर हम बात करें, N-double-N की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जीबिशन बहुत आसान है। क्यों? अगर N-double-N होगा तो यहां एक लोन पेयर होगा, यहां एक लोन पेयर होगा, यहां कोई ग्रुप लगा होगा, यहां कोई ग्रुप लगा होगा, तो इतना तो पक्का है कि एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, सही ना? एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे। और बेटा दोनों डिफरेंट, तो यहां पर पता है एक बहुत बढ़िया लाइन लिखना चाहता हूं मैं, कल से बोलना चाह रहा था आप लोगों से, ऑलवेज एग्जिबिट। ये तो हमेशा ही करेगा, अरे ये हमेशा करेगा भाई, हमेशा करेगा। और बहुत आसान है सिन एंटी इसका, देखो N-double-N के लिए, इफ ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सिन अदरवाइज एंटी। वाह क्या बात है सर, आइए देखिए, अगर ग्रुप सेम साइड होंगे तो वो सिन होगा, अदरवाइज एंटी होगा। और N-double-N वाले कंपाउंड को बोलते हैं एजो कंपाउंड, ठीक है? एजो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ये देखो और ये देखो, बताओ जरा क्या लग रहा है, कौन सा सिन है और कौन सा एंटी है? देखो ग्रुप चेक करो, ग्रुप कहां है? अगर ग्रुप सेम साइड है तो सिन, अदरवाइज एंटी। तो ये सेम साइड हो गया तो ये सिन हो गया और ये एंटी हो गया, ठीक है? सेम साइड है तो सिन, अदरवाइज एंटी, तो N-double-N तो हमेशा ही करेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? C-double-C में दो सिस्टम पढ़े, कौन कौन से? सिस ट्रांस ZE। C-double-N और N-double-N में सिन एंटी पढ़ा बस, ठीक है? यही होता है। फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। 45 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाता है लिखने के लिए।
और बेटा थोड़ा दिमाग खोल के बैठा करो, बंद करके मत बैठा करो, है ना, प्रॉपर बैठा करो जब पढ़ाई कर रहे हो। टेबल पे चेयर लगाओ, लिखो, नोट्स बनाओ। टेबल चेयर है घर में कि नहीं है? आधे तो बस ठंड में कंबल ओढ़ के देख रहे हैं बस ऐसे। वाह सर, सिनेंटी, ओहो क्या बात है, इसलिए तो फिर ऐसे सवाल पूछते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अभी एक और बचा अपना, केस 3 हो गया ना, एक चौथा केस और ऐड कर देता हूं। COO में, ठीक है, इसमें आपको कोई सिनेंटी वगैरह ऐसा चेक नहीं करना, बस एग्जीबिशन चेक करना है, ठीक है, सिर्फ एग्जीबिशन। तो COO में एग्जीबिशन चेक करना सिखा देता हूं कैसे। सेम वही कहानी है। एक्चुअल में COO जब तुम लोगे, COO, तो ये नॉर्मल कंडीशन में एग्जिबिट नहीं करेगा जीआई। क्यों? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको कोई एक ग्रुप लगा के लिख दूं, तो अब पता ये कैसा हो जाएगा? CN जैसा। देखो CN जैसा बन जाएगा ये। और तुम्हें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो O+ इज इक्वल टू N बोल सकता हूं। अगर मैं O+ को लिखूं तो N के बराबर लिख सकता हूं ना ऐसा। तो देखो COO नहीं करता, नॉर्मल COO नहीं करता, लेकिन COO में अगर प्लस लगा दूं, मैं कोई ग्रुप लगा दूं तो कर जाएगा। क्यों? अब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो COO+ करता है एक्चुअल में, COO नहीं करता, ध्यान रखना। तो बस तुम्हें एग्जीबिशन चेक करना है। और क्या चेक करना है? जैसे तुम CN में करते थे, है ना, तो यहां एरो लगाओ। क्या ये दोनों डिफरेंट है? यस सर। तो आंसर क्या आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो ये कहानी है इसकी। तो इसमें कोई सिनेंटी नहीं, कुछ नहीं, बस चेक करना है तुम्हें कि एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। बस COO नहीं करेगा, लेकिन COO+ करेगा। डन? डन है? ठीक है, चलें आगे। चलो एक लास्ट केस और कवर करेंगे, साइक्लोअल्केन वाला, है ना। केस नंबर 4, साइक्लोअल्केन में देखना जरा ध्यान से। साइक्लोअल्केन में 3 की रिंग हो, 4 की रिंग हो, 5 की, कोई रिंग के साइज पे डिपेंड नहीं करता। मैं 3 से समझा देता हूं। अगर 3 की रिंग है, अगर 3 की रिंग है, तो ये एग्जिबिट नहीं करेगी जीआई। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रुप कहां सेम लगे हैं। देखो यहां पर ग्रुप क्या लगे हैं? सेम लगे हैं। HH बोल सकता हूं मैं, ठीक है, HH बोल सकता हूं, ध्यान सुनना। अब अगर मैं यहां से एक H हटा दूं, अगर मैं यहां से H हटा दूं और H हटाकर A लगा दूं, मैंने क्या किया? H हटाया और H हटाकर A लगा दिया इस जगह। ठीक, ध्यान सुनना। तो इसकी कोई नई ज्योमेट्री बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? अगर मैं इस कार्बन पर सिर्फ एक A लगा रहा हूं, तो कोई अगर ऐसा सोचे सर हम इस वाले A को उठा के यहां लगा दें और H को उठा के यहां लगा दें, तो कैसा दिखेगा? देखना, अलग अलग कार्बन पे स्विच कर दो, जैसे आप वहां करते थे CC में। मान लो तुमने यहां पर A को हटा के यहां लगा दिया और यहां का H ऊपर लगा दिया, तो क्या ये नई ज्योमेट्री बनी? नहीं बनी। कोई बोले नहीं सर हम लेफ्ट साइड लगाएंगे, यहां लगा लो। अगर तुम A को यहां ले आए, तो क्या ये नई ज्योमेट्री है? अरे वही बना रहे हो यार, सेम ही तो बन गया। तो ये वाला और ये वाला सेम ही है, तो ये कोई नई ज्योमेट्री थोड़ी है। तो ये वाला भी एग्जिबिट नहीं करता। और अगर ये एग्जिबिट नहीं करता है, तो यहां लिख दो आप, क्या क्रॉस लगा दो, ठीक है,
नो लिख देते हैं, क्रॉस नहीं, नो लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, नो नो नो। और इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड। सर ये मोनो सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है, सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है, एक ग्रुप लगाया तुमने, मोनो सब्सटीट्यूट मतलब एक ग्रुप लगाया, ठीक है। अगला देखना जरा, अगर मैंने यहां पर ए लगा दिया और बी लगा दिया, यहां एच और यहां एच, यहां एच और यहां एच, ध्यान से देखना जरा। तो अगर, चलो यहां पे पहले दोनों सेम वाले लेते हैं फिर अलग ले लेंगे, ये ऐसा। अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन पर पोजीशन चेंज करूं, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूं, इस ए को यहां और इस ए को यहां, क्या नई ज्योमेट्री बनेगी, नहीं बनेगी। अच्छा, इस वाले ए को अगर यहां रख दोगे तो एक नई ज्योमेट्री मिलेगी, लेकिन वो कंपाउंड का नाम ही चेंज हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम ही डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, ध्यान सुनना, तब तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा, स्टीरियो नहीं रहेगा फिर। देखो अगर मान लो मैंने ऐसा किया और आप बोलो सर इस वाले मिथाइल को यहां लगा दे, तो अगर तुम आईयूपीएसी नेम से चेक करोगे तो ये क्या होगा, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या होगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो तुमने आईयूपीएसी नेम बदल दिए तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। तो स्टीरियो यानी कि ज्योमेट्रिकल सोचने के लिए तुम्हें उस पर्टिकुलर कार्बन पे स्विच करके देखना है बस, है ना। जैसे इस कार्बन पे, इसी पे ही स्विच करके देखो, इसी पे ही, कि सर ए और ए स्विच कर दिया, सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इस तरह समझ गए ये वाली बात, ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्टीरियो नहीं है। आईयूपीएसी नेम बदल गया ना, पोजीशन आइसोमर बोल सकते हो इसको। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं केसेस लिख देता हूं, इसका आंसर भी नो आएगा। इसको क्या बोलोगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहां देखना जरा, यहां ए लगा दिया, यहां बी लगा दिया। अगर तुमने सेम भी लगा दिए तो भी तुम बी को यहां, ए को यहां करोगे तो भी नई ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। अरे भाई उसी कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं तो उनको तुम लेफ्ट राइट लिख लो या राइट लेफ्ट लिख लो, बात तो बराबर ही है। ये भी किसका केस हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्यों, दो ग्रुप लगाए। और इसका आंसर भी क्या लिखोगे, नो। एक ही कार्बन पर दो डिफरेंट भी लगा दिए तो भी नहीं होगा। अब देखना जरा, अगर मैंने अलग अलग कार्बन पे, यहां मैंने लगा दिया अलग अलग कार्बन पे, यहां मैंने ए लगा दिया और यहां मैंने ए लगा दिया, अब ये जीआई एग्जिबिट कर जाएगा। कैसे कर जाएगा, मैं इसकी दो ज्योमेट्रीज बना के दिखा देता हूं आपको तो समझ जाओगे। देखना कैसे, ट्रायंगल यानी कि साइक्लोप्रोपाइल ऐसे बना दिया। अब साइक्लोप्रोपाइल पर इतना तो पक्का है कि अगर यहां ए लगा है तो एक एच होगा और यहां एक एच होगा, तो ज्योमेट्री बना के बता रहा हूं तो समझ जाओगे। देखो हम इस तरीके से ज्योमेट्री बनाते हैं कि रिंग क्या है, प्लेन में है, रिंग प्लेन में है, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना, मुझे क्या लगाना है, ए और एच, ठीक है, ए और एच। मैंने ए ऊपर लगा दिया, यहां भी ए ऊपर लगा दिया, एच नीचे लगा दिया, एच नीचे लगा दिया, एक ज्योमेट्री। अगर मैं इसमें दूसरी ज्योमेट्री बनाऊं तो ए ऊपर लगा दिया, एच नीचे लगा दिया, और यहां पर एच ऊपर लगा दिया, ए नीचे लगा दिया। तो ये आपको वैसी फीलिंग नहीं आ रही कि बीच में डबल बॉन्ड है और इधर तुम सिस्ट्रांस खेल रहे हो। देखो देखो बीच में क्या है, ऐसी फील आ रही ना, बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और आप क्या खेल रहे हो यहां पे, सिस्ट्रांस। देखो ऐसा ही कुछ लग रहा है। और रिंग की DU1 होती, डबल बॉन्ड की DU1 होती है, मतलब ये वाला सिस है और ये वाला ट्रांस है। तो साइक्लिक कंपाउंड में आप सिस ट्रांस बना सकते हो, लेकिन कब, ये देखो सिमिलर ग्रुप सेम साइड और ये अपोजिट साइड, कब बना सकते हो, जब अलग अलग पोजीशन पर ग्रुप लगे हों।
सर क्या ये दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं? यस सर। डिफरेंट हो सकते हैं? यस सर। क्यों? अगर मान लो मैं यहां बी कर देता तो मुझे यहां बी करना होता और यहां बी करना होता, तो तुम सिस्ट्रांस एच से देख लेते, एच से, एच एच सेम साइड से, एच एच अपोजिट ट्रांस। तो इसका मतलब यह है कि ये ए भी हो सकता है और बी वाला भी हो सकता है। तो इसका आंसर यस है। अगर मैं ये दोनों अलग अलग भी ले लूं तो भी इसका आंसर यस आएगा। आप इसी का ही कॉपी पेस्ट कर दो, एक ही जगह बी कर देना बस, है ना। तो सिस्ट्रांस तभी बन सकते हैं जब डाई सब्स्टिट्यूटेड तो हो लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर। डाई सब्स्टिट्यूटेड ये भी है, सब्स्टिट्यूटेड ये भी है, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पर होंगे तब तुम्हें सिस्ट्रांस मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन नहीं करता, मतलब साइक्लो कंपाउंड नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं करेगा, डाई वाला एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो चाहे अलग हो तब भी नहीं करेगा, अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए, अलग अलग कार्बन पे। तो ध्यान रखना साइक्लो कंपाउंड में जीआई जब भी चेक करो ना, आप ये चेक करो डिफरेंट कार्बन पर, रिंग के डिफरेंट कार्बन पे ग्रुप होने चाहिए। अब वो ग्रुप चाहे तुम्हारे सेम हो चाहे तुम्हारे अलग हो, करना तो है ही। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूं मेरे दिल की। लिख लीजिए। 45 सेकंड का टाइम है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, समझ गया कहानी। अब देखना जरा, मैं आपको डैश वैज रिप्रेजेंटेशन बताता हूं कैसे करते हैं। वो ए बी वाले का आपको बता देता हूं, है ना। डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और अलग अलग जगह पे ग्रुप लगे हो बस, है ना। तो इसका डैश वैज रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा दिखेगा। तीन की रिंग, देखना ध्यान से, देखो ए और बी अलग अलग जगह लगे, ठीक है। अब मैं यहां पर डार्क में ए बना दूं और डार्क में बी बना दूं, सेम साइड, डार्क मतलब सेम साइड, तो डैश में क्या हो जाएगा एच और डैश में क्या हो जाएगा एच। और ये डैश वैज रिप्रेजेंटेशन किसके लिए करते हो आप? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए। तो इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए मान लो मेरे पास CH4 है, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, कार्बन दो बॉन्ड एक ही प्लेन में, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, ऐसा होता है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए डैश वैज रिप्रेजेंटेशन में दो बॉन्ड प्लेन में, एक डार्क में एक डैश में, डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन मतलब प्लेन के अंदर, और डार्क का मतलब होता है अबव द प्लेन, और ये होता है ऑन द प्लेन। ठीक है, तो इसकी एक ज्योमेट्री ये बना दी। क्या बोलोगे इसको? कैसे चेक करोगे? इससे चेक करोगे आप, एच एच सेम साइड, डैश और डार्क में सेम साइड कैसे? डैश डैश, क्या होगा इससे? आगे देखो अगला, मैं यहां ऐसा भी तो कर सकता हूं, ए को मैं डार्क में रखूं और बी वाले को डैश में रखूं,
अगर ए वाला डार्क है तो यहां पर ऑब्वियसली डैश में एच होगा और यहां पर डार्क में होगा। डार्क डैश आप कहीं भी बना सकते हो, कोई पोजीशन नहीं ऐसी फिक्स। बस तुम्हें ध्यान रखना 2 बॉन्ड लाइन में बनाने हैं, एक डैश एक डार्क, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसको क्या बोलोगे? डैश डार्क क्या बोलोगे? ट्रांस, ठीक है। तो वो जो लाइनों वाला रिप्रेजेंटेशन था जो मैंने पीछे सिखाया था, ये वाला, इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशन इसका ये वाला भी होता है, डैश डार्क वाला, ठीक है। लाइनों वाला अगर इसका करना है तो कैसा दिखेगा? देखो ऐसा दिखेगा, ए बी एच एच, और इसका कैसा दिखेगा? ए बी एच एच। अगर तुम्हें लाइनों वाला करना है तो ये सेम ही बात है, ठीक है, ये सेम ही बात है। तो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अलग अलग बुक्स में आप देखोगे, पढ़ते ही तो होगी किताबें, है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है, किसी में डैश डार्क से समझाया, किसी में लाइनों से, तो दोनों पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। इस तरीके से फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ठीक है। एक आखिरी पॉइंट नोट कर लो। लिख लिया? तो आपको डैश और डार्क का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? अब देखना जरा, बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा, देखो। अब तुमसे पूछते हैं यहां पर नंबर ऑफ आइसोमर, कि कितने आइसोमर हैं, तो आप डैश डार्क से खेल लिया करो। कैसे? देखो, देखना जरा, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एकदम, है ना। तुम्हें इतना तो पता है कि डाई सब्स्टिट्यूट से शुरू होता है, मोनो में तो होता नहीं है ना, और डाई में भी अलग अलग। मान लो यहां ए लिखा है, यहां ए लिखा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कैसे सोचना है वो बताना। तुम्हें इसका आंसर तो पता ही है ना यार, कि 2 होता है, एक्सेस और एक ट्रांस। तो तुम ऐसे सोचो, ऑल डार्क और कोई भी एक ए डार्क, डार्क मतलब सॉलिड। तो तुम डैश और डार्क वाला जो रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, ऑल डार्क का मतलब कैसा दिखेगा? देखो, ऑल डार्क मतलब यहां ए को और ए को डार्क कर दिया, ये सिस बन जाएगा, और एक डार्क कर दो और एक डैश कर दो तो ट्रांस बन जाएगा। अगर मैंने ए डार्क लिखा है तो इसका मतलब दूसरा वाला डैश होगा। ऑल डार्क मतलब दोनों डार्क कर दिए, और ए डार्क मतलब कोई भी एक डार्क कर दिया, तो एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा। तो आपको बना बना के नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर पाओगे। तो बहुत बढ़िया ट्रिक है ये वाली अपनी, डायरेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे अगला सवाल देखना, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ध्यान से देखना, आंसर तो खैर पता ही है तुम्हें, 2 आएगा। ऑल डार्क, दोनों डार्क कर दो, और ए डार्क। अब कई लोग यहां गलती करते, क्या सर बी डार्क नहीं कर सकते? अरे भैया ध्यान से सुनो, तुमने ए डार्क किया तो इतना तो पक्का है कि बी को डैश किया होगा, और अगर बी डार्क किया तो ए को डैश किया होगा। तो ये दोनों बातें सेम है। ए को डार्क करके बी को डैश करना इज इक्वल टू ए को डैश करके बी को डार्क करना, बात बराबर है। तो ये अलग केस कंसीडर नहीं करेंगे अपन। अरे यार, अब ऑफ द प्लेन है, जैसे मान लो ए तुमने डार्क किया, तो तुम जिस जगह से मुझे देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए ए अबव द प्लेन है, और मैं जिस जगह से तुम्हें देख रहा हूं मेरे लिए वो बिलो द प्लेन है, यही है ना।
तो ज्योमेट्री तो एक ही है ना, बस नजरिया अलग अलग है। आप उस नजर से देख रहे हो, मतलब आपकी नजर से वो अबव द प्लेन है और मेरी नजर से वो बिलो द प्लेन है। स्ट्रक्चर तो ज्योमेट्री तो सेम ही है ना एक, ठीक है। तो ये अलग से मत मान लेना। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन में चले जाऊं, अब आएगा मजा, देखो। बस ट्राई तक ही करेंगे, है ना, डाई हो गया, ट्राई तक करेंगे बस। अगर मैं ट्राई तक चले जाऊं, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटर तक चले जाऊं, तो क्या बोलूंगा, ऑल डार्क। ऑल डार्क का मतलब क्या है, मैं तीनों डार्क कर दूं, ऑल डार्क। और ए डार्क, ए डार्क कोई भी एक है, इसका मतलब बाकी दोनों क्या कर दूंगा, डैश। सही ना, बस दो ही आएगा। अब आप ये सोचो सर, ए डार्क, अरे जब तुमने ए डार्क किया तो एक ए को डैश किया होगा। अगर तुमने दो ए डार्क किए तो सुनना ध्यान से, अगर ए डार्क किया तो बाकी दोनों ए डैश किए होंगे। तो ये दोनों केस तो सेम ही हो गए ना, देखो, दो ए डैश करना एक ए डार्क करना इज इक्वल टू दो ए डार्क करना एक ए डैश करना। बात तो बराबरी हो गई। अब आप बोलो सर हम तो सारे डैश करेंगे, मतलब तुम बोलोगे सर आपने ये सारे डार्क किए, हम तो सारे डैश करेंगे। अरे भैया दोनों सेम ही तो होगा यार, क्या बात कर रहे हो अंकल, देखो ये और ये तो सेम ही है, ये तुम देख रहे हो ये मैं देख रहा हूं, है ना। तो ये भी कोई अलग से कंसीडर नहीं करना केस, ऑल डार्क और ए डार्क बस, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो गया, दो। इसका आंसर कितना हो गया, दो। इसका आंसर कितना हो गया, दो। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं करना, पहली बार में आंसर आना चाहिए, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। चले मालिक आगे बढ़े, लिख लिया हो तो। डन, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आप सवाल करके बताना। ए, ए, बी, चलो करो फटाफट से। ए, बी, सी। और अगर कभी आपको जिंदगी में सवाल देखेगा तो ऐसा, फाइंड टोटल आइसोमर्स ऑफ, चलो बताओ जरा इसका क्या आएगा, देखना जरा। ऑल डार्क, सारे डार्क कर दो, सॉलिड में है ना, ए डार्क और बी डार्क, आंसर क्या आ गया, तीन। यही आया, अरे सारे डार्क कर दिए, एक बार ए को, कोई भी एक ए को कर दो, इसको करो या इसको, कोई भी एक ए को डार्क कर दो और एक बार बी को कर दो, यहां आ जाओ, ऑल डार्क, फिर एक बार ए डार्क, मतलब बाकी दोनों डैश, बी डार्क, बाकी दोनों डैश, सी डार्क, बाकी दोनों डैश। कितना आ गया, चार। कितना आसान है, कितना आसान है बेटे। इसका आंसर कर दो, केसेस पहचान लो कौन सा है, तीनों ग्रुप डिफरेंट लगे, क्या आंसर है, चार, ठीक है। क्लियर है एकदम बेटा, समझे बात को। तो ये कहानी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, फटाफट से नोट कर लो, लिख लो जल्दी से।
डन। चलो भाई बस इतना काफी है आज के लिए, मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने मेरे दिल की बात सुनी। अच्छी लगी तो बता देना, ठीक है। और बेटा रिवीजन करते रहो, रिवीजन कई लोग कर नहीं रहे हैं, तभी तो वो बीच बीच में वैसे सवाल पूछते हैं फिर। तो रिवाइज आप करते रहिए, डीपीपी आप सॉल्व करते रहिए, अच्छा लगेगा आपको। आगे जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे चलेगा अच्छा फील होगा, है ना। लेकिन 2 पॉइंट वालों को अच्छा फील हो रहा है तो आपको भी अच्छा फील होगा कि हमको कुछ आता है। लेकिन उसके लिए जो मैं कह रहा हूं वो करते जाना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिंदगी में रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलें फिर। अच्छा आप लोगों को एक शायरी सुना दूं फिर, बड़ा कम मौका मिलता है। कैसी सुनोगे, मोटिवेशनल टाइप की सुन लोगे क्या आज सुबह सुबह? फिर मुझे लग रहा है 4-5 घंटे पढ़ लोगे फिर। चलो ध्यान सुनो फिर। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, ठीक है। तो जितना आज मैंने आपको पढ़ा दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़ाऊंगा, जितना मैंने पढ़ा दिया उसको आप रिवाइज करो और अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास पीडीएफ आ गई तो आप बस उसी को रीड करे जा रहे हो, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और वो इतने शॉर्ट होने चाहिए कि उसमें आपको सारी बातें उसके अंदर की छिपी हुई समझ में आ जाए, ठीक है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि जो मैं नोट्स बना रहा हूं वो पूरे के पूरी छाप रहे हो, कॉपी भर दी। आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट आपको करना है, ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, जब कॉपी भरती जाएंगी 1 2 3 4, अरे सर डरा रहे हो हाँ इतनी भरेंगी, है ना। तो जब इतनी सारी कॉपी भर जाएंगी और आपसे कोई बोलेगा कि चलो रिवीजन कर लेते हैं, या आप सोच रहे हो कि यार आज तो मतलब ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी है, नहीं पढ़ पाओगे। 4 कॉपियां रीड करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए तो बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब सोचो आप एग्जाम के एक दिन पहले सोचो कि क्या हो रहा होगा आपकी जिंदगी में, उस समय तो सारी चीजें मतलब कितनी कॉपी भर चुकी होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी, कैसे रिवाइज करोगे? तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिससे रिवीजन हो, ठीक है। क्लियर है एकदम? बनाओ नोट्स अपने खुद के, बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। अनुष्का एकदम सही कह रही है कि सर पूरा नहीं लिखना है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पूरा का पूरा ही छाप दोगे तो मतलब ही क्या रहा शॉर्ट नोट्स का आप उसको, शॉर्ट का मतलब शॉर्ट ही होता है यार, अब इसमें क्या ही बताऊं मैं ज्यादा। अब जैसे मैंने आपको पूरी थ्योरी लिखवाई है तो आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक कर लो, जिससे पता चल जाता है कि जैसे मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो तुम्हें ये चेक करना है कि कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, और पता चल जाएगा तुम्हें जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। सिस ट्रांस में सिमिलर ग्रुप सेम साइड से होगा, अदरवाइज ट्रांस होगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको लेक्चर के साथ करवाते जाऊंगा, है ना। आपको खुद फील आएगा कि एनसीईआरटी हमारी कवर हो गई है। तो आप अपनी तरफ से एनसीईआरटी मत पढ़ो, मैं करवा दूंगा लेक्चर में, आपकी इच्छा है पढ़ना तो पढ़ लो। बाकी मैं लेक्चर के मेरे जो नोट्स होते हैं, जैसे आप हाइड्रोकार्बन देखोगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन देखोगे, अल्कोहल इथेनॉल, तो उसमें मैं एनसीईआरटी का ही टच लेते हुए चलता हूँ, है ना। मतलब रिएक्शन में एनसीईआरटी की लेता हूँ, बाकी पढ़ाता डिटेल में। तो एनसीईआरटी के अलग से रीड नहीं करना आपको, हाँ एनसीईआरटी के सवाल कर लेना आप, एग्जाम्पलर कर लेना एनसीईआरटी का, जो बैक एक्सरसाइज वो है, इन चैप्टर एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस आप कर लेना। थ्योरी थ्योरी मैं कवर करा दूंगा, बाकी तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा है ना। एनसीईआरटी के सवाल बन जाएंगे, और उसके बन गए तो फिर नीट के भी बन ही जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।